Evolution test number 1, question number 3. Which of the following was a wrong statement made by De Vries? ह्यूगो डे व्रिज. आपको पता है ह्यूगो डे व्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज किया, जहां उन्होंने कहा म्यूटेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन. थोड़ा सा आप म्यूटेशन के बारे में जान लीजिए पहले. सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज ऑफ जेनेटिक मेटल इज कॉल्ड म्यूटेशन. ह्यूगो डे व्रिज का कहना था कि म्यूटेशन आर ऑफ टू टाइप, स्मॉल और माइनर म्यूटेशन, लार्ज और मैक्रो म्यूटेशंस. अब उनका कहना था कि भाई इन दोनों में से जो लार्ज म्यूटेशंस हैं वो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. जब भी लार्ज स्केल पर चेंजेस होंगे जीनोटाइप फिनोटाइप के, तब एक पॉपुलेशन न्यू स्पीसीज में इवॉल्व होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शंस. देखिए, लार्ज डिफरेंसेस अपेयरिंग इन पॉपुलेशन बाय चांस, ये ठीक है उनका स्टेटमेंट, उन्होंने बोला था ऐसा. म्यूटेशंस दैट अकर नेचुरली आर क्वाइट कॉमन, नहीं. ह्यूगो डे व्रिज म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी नेचर में ज्यादा मानते थे, लेकिन आजकल साइंटिस्ट मानते हैं कि म्यूटेशन इज ऑफ रेयर अकरेंस, रेयरली होते हैं, कभी कभार म्यूटेशंस होते हैं. तो ये स्टेटमेंट तो उनका रॉन्ग हो गया. ठीक है, आगे बढ़िए. म्यूटेशंस आर जनरली रिसेसिव इन नेचर, बिल्कुल ठीक है. मोस्टली म्यूटेशन नेचर में कैसे होते हैं, डोमिनेंट की रिसेसिव, रिसेसिव, तो बिल्कुल ठीक है, मोस्टली म्यूटेशन रिसेसिव होते हैं. नेक्स्ट वन, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, मींस म्यूटेशन कैन अपीयर इन एनी डायरेक्शन. दे मे बी यूजफुल, हार्मफुल, न्यूट्रल. मोस्टली म्यूटेशन कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, फिर न्यूट्रल. यूजफुल तो म्यूटेशन रेयरली होता है, कभी कभार होता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स कैसे हैं, करेक्ट है. ह्यूगो डे व्रिज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, चलो ह्यूगो डे व्रिज और डार्विन की अप्रोच का मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं. वेरिएशन को लेकर के, इवोल्यूशन को लेकर के दोनों की अप्रोच अपोजिट रही है, वो देखिए आप. डार्विन, ह्यूगो डे व्रिज, हाँ जी, अप्रोच का डिफरेंस मैं सुनाने वाला हूं आपको, वेरिएशन को लेकर और इवोल्यूशन को लेकर के. एक बार देखिए, अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी वेरिएशन इंपॉर्टेंट होती है. डार्विन कहते थे कि जब भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, लार्ज नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, कैसे, धाए से. ठीक है, मिलियंस और ट्रिलियंस के नंबर में मेंबर्स प्रोड्यूस करते हैं. वो कहते थे ओवर प्रोडक्शन मींस एवरी इंडिविजुअल हैज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स इन लार्ज नंबर. ठीक है, लार्ज नंबर में एग और प्रोजेनी प्रोड्यूस और सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म में. ठीक, अब उस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी मेंबर्स में क्या होगा, उनमें से क्या वो कोई भी टू इंडिविजुअल आपस में सेम होंगे, नहीं. उनका कहना था नो टू इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन आर एग्जैक्टली सेम, दे हैव स्मॉल डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. जब भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी स्मॉल डिफरेंसेस के साथ प्रोड्यूस होगी, इन्हीं को कहते हैं वेरिएशंस. तो वो वेरिएशंस को स्मॉल मानते थे. ऐसा एक जनरेशन में होगा कि एवरी जनरेशन जब भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो स्मॉल वेरिएशन के साथ प्रोड्यूस होगी, मतलब वो वेरिएशन को कंटिन्यूअस मानते थे. आगे बढ़िए, अब वो कह रहे हैं साहब वेरिएशन टू टाइप होगी, अडेप्टिव और यूजफुल, नॉन अडेप्टिव और हार्मफुल. उनका कहना है कि इंडिविजुअल हैविंग मैक्सिमम अडेप्टिव वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशन, दे वुड बी बेटर फिट एज कंपेयर टू अदर्स. वो नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, तो वो एज कंपेयर टू अदर्स बेटर फिट होंगे, फिटेस्ट होंगे. वो सर्वाइव करेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, एडल्ट स्टेज में. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं. और एडल्ट स्टेज में इतने मेंबर्स में से इतने एडल्ट स्टेज में पहुंचे, क्या अब नेचुरल सिलेक्शन रुक जाएगा, नहीं, अभी भी नेचुरल सिलेक्शन कंटिन्यू रहेगा. एडल्ट स्टेज में फिटनेस का मतलब हो जाता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और सिलेक्शन का मतलब हो जाता है सेक्सुअल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हो जाता है सेक्सुअल सिलेक्शन. अब उनमें से जो रिप्रोडक्टिवली बेटर फिट होंगे, जिनका सेक्सुअल सिलेक्शन होगा, जो सुपीरियर फिनोटाइप रखेंगे, जिनके पास मेटिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे, दे वुड प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी, अदर्स वुड प्रोड्यूस लेस प्रोजेनी. तो जो बेटर फिट होंगे, रिप्रोडक्टिवली बेटर फिट होंगे, जिनका सेक्सुअल सिलेक्शन होगा, सुपीरियर फिनोटाइप रखेंगे, वो ज्यादा नंबर में प्रोजेनी कंट्रीब्यूट करेंगे. और ऐसा जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन होता जाता है, तो पॉपुलेशन में सुपीरियर और अडेप्टिव कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे. इंफीरियर और हार्मफुल कैरेक्टर्स पॉपुलेशन से एलिमिनेट होते जाएंगे. तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रेजुअल चेंजेस होते जाएंगे, और हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ जनरेशंस, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस, मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो पॉपुलेशन अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से इतनी डिफरेंट हो जाए कैरेक्टरिस्टिक्स में कि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाए. ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि भाई न्यू स्पीसीज क्रिएट होगी. तो कौन इवॉल्व हुआ, इंडिविजुअल की पॉपुलेशन. इंडिविजुअल का तो बर्थ डेथ होता रहता है, सिलेक्शन होगा इंडिविजुअल का, उसका बर्थ डेथ होता रहेगा, लेकिन हमेशा जो एग्जिस्टेंस में बनी रहती है वो कौन, पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन के जीनोटाइप फिनोटाइप में चेंज होते रहते हैं, और इस तरह से वो इवॉल्व हो जाती है किसमें, न्यू स्पीसीज में.
यहां पर पॉइंट ये है कि कौन सी वेरिएशंस को डार्विन ने इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना, अडेप्टिव वेरिएशन को, क्योंकि अडेप्टिव वेरिएशन रखने वाला इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा है, इसलिए डार्विन की वेरिएशंस को क्या मानते हैं अपन, डायरेक्शनल, क्योंकि नॉन अडेप्टिव और हार्मफुल वेरिएशन रखने वाला इंडिविजुअल तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, वो एडल्ट स्टेज तक पहुंचा ही नहीं, तो नेक्स्ट प्रोजेनी में उसका कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल, दिस फिनोमेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। और ये कब होगा, एक जनरेशन में होगा कि एवरी जनरेशन में होगा, हर जनरेशन में अप्लाई होगा, और करेक्टरिस्टिक में ग्रेजुअल चेंजेस होंगे। तो इसका मतलब ओवरऑल इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड ह्यूगो डिवरीज की अगर अप्रोच देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, म्यूटेशन। अब वो भी माइनर म्यूटेशन, स्मॉल म्यूटेशन और लार्ज म्यूटेशन, किसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब लार्ज म्यूटेशंस जो है वो इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डार्विन को अपोज कर रहे हैं कि माइक्रो म्यूटेशंस हो या स्मॉल डार्विनियन वेरिएशंस हो, दे हैव नो रोल इन इवोल्यूशन। पट पट करने से इवोल्यूशन नहीं होगा, तो इवोल्यूशन कब होगा, जब धमाका होगा, लार्ज स्केल पर जीनोटाइप फिनोटाइप का चेंज होगा किसी पॉपुलेशन में और कुछ मेंबर्स में, पॉपुलेशन के मेंबर्स में, तो वो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन न्यू स्पीसीज में इवॉल्व हो जाएगा। इस तरह के लार्ज म्यूटेशंस को उन्होंने एक वर्ड भी दिया और वो वर्ड था क्या, सोल्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सोल्टेशन। क्या मतलब है इसका, उल्टा पढ़ो, those large mutation which can generate new species in single step, in single generation, they are called saltation। आगे बढ़िए, बिल्कुल अपोजिट वर्ड यूज करने। हाँ जी, वेरिएशंस वो कंटिन्यूअस मानते थे डार्विन, ये कैसी मान रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस। आपको पता है म्यूटेशन रेगुलर फिनोमेना नहीं है, कभी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बाई चांस होता है, तो ये डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं। और कैसे होते हैं, रैंडम और नॉन डायरेक्शनल, इसका मतलब दे मे बी यूजफुल, हार्मफुल, न्यूट्रल, मोस्टली म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जबकि वो अडेप्टिव वेरिएशन को ही इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानते थे, ये सभी तरह के म्यूटेशन को इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो ओवरऑल ह्यूगो डिवरीज के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, म्यूटेशन के थ्रू होता है, तो म्यूटेशन ऑल ऑफ सडन होगा, तो इवोल्यूशन भी कैसा होगा, ऑल ऑफ सडन होगा। इसका मतलब ये सडन है, जर्की प्रोसेस मान रहे हैं इवोल्यूशन को। ये दोनों की अप्रोच का डिफरेंस है। अब पॉइंट ये है कि हम किसके साथ जाएं, डार्विन के साथ जाएं कि ह्यूगो डिवरीज के साथ जाएं। भैया दोनों साइंटिस्ट है, बड़े साइंटिस्ट है, ठीक है, दोनों को सम्मान देते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये कहती है सारी बातें हम ह्यूगो डिवरीज की नहीं मानते, ठीक है, इनका ही कहना था ओनली म्यूटेशन और लार्ज म्यूटेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ये बात नहीं मानते हम। तो आज हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि इसका भी रोल है नेचुरल सिलेक्शन का और म्यूटेशन का भी रोल है इवोल्यूशन में। ठीक है, तो अलोंग विद नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये दोनों के अप्रोच का डिफरेंस आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉइंट 7.6 मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में, एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई व्हाट द गिवन डायग्राम इंडिकेट्स। कौन सा पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन है ये मार्सुपियल्स का, देखो ऑप्शन देखिएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, पैरेलल इवोल्यूशन। देखो ये पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, लेकिन उससे भी बेटर वर्ड है कौन, एडेप्टिव रेडिएशन। आज मैं इनका थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूंगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एडेप्टिव रेडिएशन। चलिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एडेप्टिव रेडिएशन का। जब आप बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, तो इसमें से रेडिएशन जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। ठीक है, जैसे ये सन बनाया आपने, ऐसे करके आपने बता दी रेडिएशंस, तो कौन सा पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन हुआ, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो एडेप्टिव रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। पहले एग्जांपल देख लें, दुनिया में एडेप्टिव रेडिएशन के दो बेस्ट एग्जांपल है, एक डार्विन फिंचेस, दूसरा मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। यहां पर हम डार्विन फिंचेस स्टडी कर रहे हैं। जब डार्विन गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जितने आइलैंड उतनी वैरायटी ऑफ फिंचेस थी वहां पर। किसी आइलैंड पर कैक्टस ईटिंग फिंच थी, तो किसी पर फ्रूट ईटिंग, तो किसी पर इंसेक्ट ईटिंग, तो सीड ईटिंग फिंचेस। एनसीईआरटी ने ये 4 टाइप्स बता रखे हैं, इसलिए मैं 4 टाइप की फिंचेस बता रहा हूं। अदरवाइज डार्विन नोटिस्ड मोर देन 20 स्पीसीज ऑफ फिंचेस। क्या सिमिलरिटी थी इनमें, क्या डिफरेंसेस थे, अगर आप इनकी मॉर्फोलॉजी देखें तो इनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम थी, कलर पैटर्न वगैरह सबके सेम थे, बट दे हैड डिफरेंसेस इन देयर शेप ऑफ बीक। बर्ड्स में शेप ऑफ बीक फीडिंग हैबिट को बताता है, तो फीडिंग हैबिट डिफरेंट डिफरेंट थी। ठीक है, कैक्टस ईटिंग इंटरब्रीड कर रही थी नेचुरल कंडीशन में, फ्रूट ईटिंग इंटरब्रीड कर रही थी, लेकिन जब मैनुअली उन्होंने इधर से मेल इधर से फीमेल, ठीक है, उनको एक साथ रखा तो वो नेचुरली इंटरब्रीड नहीं किए, मेटिंग नहीं हुई। इसका मतलब उन्होंने कहा दे बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज। तो ये डिफरेंट स्पीसीज की फिंचेस वहां नोटिस की। अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन आपका हो तो क्या क्लेम करोगे आप, वही क्लेम डार्विन ने भी किया कि प्रोबेबली ऑल दीज फिंचेस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एनी कॉमन एंसेस्ट्रल फिंच।
ऑन गैलापागोस आइलैंड इटसेल्फ, यहीं पर इवॉल्व हुई है, कॉमन एंसेस्ट्रल फिंच से इवॉल्व हुई है। मजेदार बात यह थी कि उन्होंने कहा साहब वो एंसेस्ट्रल फिंच कैसी रही होगी, सीड ईटिंग रही होगी। बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि एंसेस्ट्रल फिंच कैसी थी, फीडिंग हैबिट कैसी थी उसकी, सीड ईटिंग। अब ये सीड ईटिंग का आइडिया कहां से आया? एक्चुअली गैलापागोस आइलैंड से पहले डार्विन गए थे साउथ अमेरिका, लार्ज लैंड एरिया कौन, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पहली बार उन्होंने फिंचेस को नोटिस किया, और जब फीडिंग हैबिट स्टडी की तो यहां पर ओनली एक ही वैरायटी की फिंच उन्होंने नोटिस की, कौन सी, सीड ईटिंग फिंच। और गैलापागोस आइलैंड पर इतनी सारी वैरायटी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इसको रिलेट किया, किससे, ड्रिफ्ट से रिलेट किया। उन्होंने कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले गैलापागोस आइलैंड, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो सब भी किसके पार्ट रहे होंगे, साउथ अमेरिका के पार्ट रहे होंगे, और पूरे लैंड पार्ट पर एक ही स्पीसीज फिंचेस की रही होगी, सीड ईटिंग फिंच। फिर जैसे ड्रिफ्ट हुआ, एक लैंड पार्ट टूट करके अलग हुआ, सेपरेट हुआ ऐसे, तो एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फिंच का चला गया, अब वो लैंड पार्ट धीरे धीरे वाटर में सिंक करता गया, ठीक है, कहीं कहीं पर लैंड पार्ट रह गया। फिंचेस तो बर्ड्स थे, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, तो वो कलेक्ट होते चले गए। इसका मतलब जो सेपरेटेड पॉपुलेशन थी वो फर्दर स्मॉल पॉपुलेशंस में डिवाइड हो गई, ठीक है। डार्विन ने क्लेम किया कि जितनी डेंस पॉपुलेशन उन्होंने यहां नोटिस की, डार्विन ने जाके उन्होंने कहा जी बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन पूरी दुनिया में फिंचेस के लिए यही है, तो पहले से रही होगी वो सुटेबल कंडीशंस। इसका मतलब जो छोटी छोटी पॉपुलेशंस में वो स्प्लिट हो गई थी, सेपरेटेड पॉपुलेशन, ठीक है, उनको एक ही प्रॉब्लम रही होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन सब कुछ सुटेबल थी, ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ फूड। अब किसी आइलैंड पर सपोज कीजिए कैक्टस की एबिलिटी ज्यादा थी, तो जब सीड अवेलेबल नहीं हुआ, सो सम ऑफ देम स्टार्टेड फीडिंग अपॉन कैक्टस। जो सक्सेसफुली फीड कर पाए होंगे वो मेंबर्स सर्वाइव किए होंगे। और बर्ड्स में ऐसा होता है कि मदर को बेबी चूजे जो होते हैं, चिक्स, वो फॉलो करते हैं, तो मदर कैक्टस पर फीड करिए तो बेबी भी कैक्टस पर फीड कर रहे हैं, ठीक है। जो सक्सेसफुली फीड कर पाया वो सर्वाइव किया, एडल्ट स्टेज तक गया, प्रोजेनी प्रोड्यूस की, और इस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन दैट ग्रुप ऑफ फिंचेस इवॉल्वड इनटू कैक्टस ईटिंग फिंच। किसी आइलैंड पर जो ग्रुप ऑफ फिंच था, दे स्टार्टेड फीडिंग अपॉन फ्रूट्स एंड दे इवॉल्वड इनटू फ्रूट ईटिंग फिंचेस, मतलब वो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिंचेस में इवॉल्व हो गए। इस तरह से डार्विन ने इसको एक्सप्लेन किया। कौन सा फिनोमेना है ये? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिंचेस फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल फिंच ऑन गैलापागोस आइलैंड, दिस इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बेटर टर्म है अडैप्टिव रेडिएशन। इसके लिए देखो, कॉमन एंसेस्टर से न्यू स्पीसीज बने, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, लेकिन ऐसा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जहां एंसेस्टर एक पर्टिकुलर फीडिंग हैबिटेट का हो, न्यू स्पीसीज डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट के लिए क्या हो, अडैप्ट, तो दैट इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन। इसका एक और एग्जांपल आप चाहें तो ले सकते हैं, और वो एग्जांपल है मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, आप सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाइए, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कंगारू टाइप के मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स, जिनमें फीमेल में एब्डोमिनल पाउच होता है बेबी को कैरी करने के लिए, वो मिलते हैं। आप इनके बारे में कुछ कुछ जानिए थोड़ा सा। पर्टिकुलरली आपको ध्यान देना है इनकी फीडिंग हैबिट और हैबिटेट पर। तस्मेनियन वुल्फ, हमारे प्लेसेंटल वुल्फ मिलता है यहाँ पर एशिया अफ्रीका में, वहां दो तरह के मिलेंगे, प्लेसेंटल वुल्फ तो मिलेगा ही, साथ में ये तस्मेनियन वुल्फ मतलब मार्सुपियल वुल्फ है, फीमेल में पाउच मिलेगा। हाँ जी, कैसा है ये फीडिंग हैबिट? कार्निवोरस। टाइगर कैट, ये भी कैसी है? कार्निवोरस। बेंडेड एंटीटर, एंटीटर्स के बारे में आपने सुना होगा, सारे मैमल्स फ्लैट टंग रखते हैं, एनिमल्स फ्लैट टंग रखते हैं, लेकिन एंटीटर्स में थ्रेड लाइक टंग होती है। ये एंट्स और टर्माइट्स की बरों को सर्च करते हैं, अपनी टंग को उसमें डालते हैं, सलाइवा स्टिकी होता है, इस तरह से टंग जब वापस आती है तो एंट्स और टर्माइट्स पिक कर लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर फीडिंग हैबिट के लिए एडेप्टेशन नजर आ रहा है आपको। कौन सी फीडिंग हैबिट के लिए? इसको नम्बैट भी कहते हैं, दो नेम है इसके, एनसीईआरटी में लिखे हैं। एंटी बेंडेड इसलिए कि इसकी बैक पर डार्क बैंड्स होती है, तो बेंडेड एंटीटर और नम्बैट कौन सी फीडिंग हैबिट के लिए एडेप्टेशन शो करता है? इंसेक्टिवोस नेचर के लिए, इंसेक्ट पर फीड करने के लिए। तीन एनिमल यहां पर ऐसे हैं जो फोसोरियल बरोइंग एडेप्टेशन शो करते हैं, बरोज में रहते हैं। मार्सुपियल रैट, ये फोसोरियल एडेप्टेशन शो कर रहा है। दूसरा रैट जैसा ही एक मार्सुपियल एनिमल है बैंडिक्यूट, ये भी फोसोरियल है। मोल, मार्सुपियल मोल, ये भी फोसोरियल है, ये बरोज में रिजाइड करते हैं। आगे बढ़िए, एक एनिमल है सुगर ग्लाइडर, और इसी का अदर नेम है फ्लाइंग फैलेंजर। फ्लाई करता है या ग्लाइड करता है? बेसिकली ग्लाइड करता है। किसकी हेल्प से? स्किन फॉल्स की हेल्प से। ये इसके स्किन फॉल्स हैं। जैसे वन ट्री टू अदर ट्री ये जंप करता है, अपने लिम्स को इस तरह फैला लेता है, तो स्किन फॉल्ट पैरासूट की तरह ओपन हो जाते हैं, काफी टाइम इसको एयर में रखते हैं। तो कौन सा एडेप्टेशन है? या तो आप बोलिए एरियल या फिर बोलिए ग्लाइडिंग एडेप्टेशन, ये शो कर रहा है। एक और एनिमल मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं जो यहां नहीं है, आगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वाले फिगर में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, और वो एनिमल है स्पॉटेड कसकस। स्पॉटेड कसकस ये आर्बोरियल ट्री लाइफ के लिए एडेप्टेशन शो करता है, इसमें कोइल्ड टेल होती है।
ठीक है, तो ट्री ब्रांचेस के अराउंड टेल को कोइल करता है, वहीं स्लिप कर जाता है। तो कौन सा, कोइल टेल की हेल्प से ये आर्बोरियल और ट्री लाइफ के लिए अडेप्टेशन शो करता है। अब आप ध्यान से देखिए इस फिगर को, पूरा ऑस्ट्रेलिया आपने घूमा, डिफरेंट टाइप के मार्सुपियल्स को स्टडी किया, आपने कहा जी मजा आ गया, अच्छी खासी डाइवर्सिटी है, शेप साइज में अच्छी डाइवर्सिटी है। फीडिंग हैबिट आप देखेंगे, कोई कार्निवोरस है तो कोई हर्बीवोरस है, ये वाला वॉम्बेट हर्बीवोरस होता है, ठीक है। कोआला बियर ये कैसा होता है, ये सॉरी ये हर्बीवोरस होता है, वॉम्बेट ओमनिवोरस होता है। कोआला बियर के बारे में आपने सुना होगा कि ये एक्सक्लूसिवली फीड अपॉन यूकेलिप्टस लीव्स, जो कि लेस न्यूट्रिशियस डाइट होती है, इसलिए इसको नींद ज्यादा आती है, 24 में से 20 आवर्स ये सोता रहता है, ठीक है। बियर लाइक अपीयरेंस की वजह से वहां के लोग कोआला बियर कहते हैं। तो फीडिंग हैबिट आपको डिफरेंट टाइप की नजर आई। हैबिटेट के लिए अगर आप अडेप्टेशन देखेंगे तो कोई फोसोरियल अडेप्टेशन शो कर रहा है, ये 2-3 एनिमल फोसोरियल, तो कोई एरियल ग्लाइडिंग के लिए अडेप्टेड है, तो कोई ट्री लाइफ के लिए अडेप्टेड है। इसका मतलब अच्छी खासी डाइवर्सिटी है। लेकिन आप दो बात समझिए, ये मार्सुपियल्स आज की डेट में कहां मिलते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनिया, न्यूजीलैंड, वहीं मिलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद एक हाई डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी है इसमें, क्या, दे ऑल हैव एब्डोमिनल पाउच, मार्सुपियम। ये कब पॉसिबल है, जब उन्होंने एंसेस्टर शेयर किए हो या ना शेयर किए हो, ऑब्वियस सी बात है शेयर किए हो, तो हम क्लेम करेंगे प्रोबेबली ऑल दीज मार्सुपियल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एनी कॉमन एंसेस्टर। कैसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो कल को क्वेश्चन आए कि डार्विन फिंचेस और मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ, तो बेटर चॉइस क्या होगी, अडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बोथ दे रखा हो तो बोथ आंसर होगा, लेकिन दोनों में से एक पिक करना पड़े तो बेटर चॉइस क्या होगी, अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक। इसकी डेफिनेशन में सुनाता हूं। एनसीईआरटी ने लिखा है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ, एनसीईआरटी 7.4 में आप ये पढ़ेंगे अडेप्टिव रेडिएशन में, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, वहां पर गैलापागोस आइलैंड, यहां पर ऑस्ट्रेलिया, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट मींस फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी। अदर ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, एरियाज ऑफ ज्योग्राफी का मतलब होता है हैबिटेट। इसका मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एंसेस्टर एक पर्टिकुलर फीडिंग हैबिटेट से रिलेशन रखता हो और न्यू स्पीसीज जो इवॉल्व हो वो डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट में अडेप्ट हो जाए। तो इस तरह के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। तो सारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अडेप्टिव रेडिएशन नहीं होते, बट ये दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 24, bird with average sized wings survived, average sized wings survived in the severe storm, but the short winged and large winged birds died. It shows stabilizing, directional, diversifying selections and natural selection। आपको भी पता है ये 3 टाइप नेचुरल सिलेक्शन की टाइप है, तो आपको ज्यादा स्पेसिफिक आंसर देना है। क्या होगा, जब एवरेज करेक्टर इंडिविजुअल सेलेक्ट हो और दोनों पेरिफेरल करेक्टर वाले, लार्ज विंग, स्मॉल साइज विंग्स वाले एलिमिनेट हो, तो इस तरह के सिलेक्शन को क्या कहते हैं, आपने सुना होगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। मैं तीनों टाइप का सिलेक्शन आपको बता देता हूं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखिए, एवरी फिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय ए जीन, ठीक है। किसी भी करेक्टर के लिए, ट्रैट के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है। सपोज कीजिए एक गिवन पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में भी किसी करेक्टर के लिए ए जीन रेस्पॉन्सिबल है। एवरी जीन हैज 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स कॉल्ड एलिल्स, तो 2 एलिल हो गई इस जीन की, कैपिटल ए स्मॉल ए, डोमिनेंट और रिसेसिव एलिल। इंडिविजुअल्स होते हैं डिप्लॉइड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं, तो दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर ये एलिल्स प्रेजेंट रहेगी। तो एलिल्स के कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 3 कॉम्बिनेशंस यहां पॉसिबल है। वो कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, कैपिटल ए स्मॉल ए एवरेज करेक्टर इंडिविजुअल, और स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। आपने सुना होगा इनका फिनोटाइप अगर देखें तो फिनोटाइप 2 ही होंगे, ये सेम फिनोटाइप, ये डिफरेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप, रिसेसिव फिनोटाइप, ठीक है। 3:1 का रेशो बनता है, लेकिन जीनोटाइपिक रेशो बने तो 1:1 का रेशो ये बनता है। अगर इसी चीज को एक ग्राफ के थ्रू में बता दूं कि भैया ये 3 टाइप के इंडिविजुअल्स है, कैपिटल ए स्मॉल ए एवरेज साइज इंडिविजुअल्स और स्मॉल ए, तो जो 1:1 का रेशो है उसके हिसाब से जो ग्राफ बनता है, ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, और एवरेज करेक्टर इंडिविजुअल का कॉन्ट्रीब्यूशन इन दोनों से डबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बेल शेप्ड कर्व आपके पास आ गया। पॉइंट ये कि जो 1:1 का रेशो है ये प्रोजेनी के प्रोड्यूस होने का रेशो या एडल्ट स्टेज में मिलने का। अब डार्विन का कहना यह था कि लार्ज नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, ठीक है,
1 मिनट के लिए चीज अप्लाई करो, 1:1 के रेशियो में ये 3 टाइप के मेंबर प्रोड्यूस हो गए। अब इतने मेंबर पहुंचे एडल्ट स्टेज तक, अगर एडल्ट स्टेज में जो मेंबर्स पहुंचे उनमें अभी भी 3 टाइप के इंडिविजुअल्स का रेशियो 1:1 है, तो क्या नेचुरल सिलेक्शन अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? सेम रेशियो में पहुंच गए जिस रेशियो में पैदा हुए थे। इसका मतलब देयर इज नो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मींस देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन किसका रिजेक्शन, कौन बेटर फिट कौन लेस फिट, सब जिस रेशियो में प्रोड्यूस हुए उसी रेशियो में पहुंच गए एडल्ट स्टेज तक। तो कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, ग्राफ में किसी तरह का, इस कर्व में किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। ठीक, लेकिन अगर सपोज कीजिए किसी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप, ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप या फिर एक फिनोटाइप, फिनोटाइप तो दो ही है, किसी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप फिनोटाइप के मेंबर्स को गिवन कंडीशंस में एडवांटेज मिले, वो बेटर फिट हो, तो बेटर फिट होगा तो वो सेलेक्ट होगा, एडल्ट स्टेज तक जाएगा, प्रोजेनी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो क्या ये रेशियो सेम रहेगा? नहीं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये रेशियो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कर्व भी चेंज हो जाएगा। इस कर्व में या रेशियो में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन किसको इंडिकेट करता है? ये नेचुरल सिलेक्शन को इंडिकेट करता है। अब यहां पर 3 प्रोबेबिलिटी बनती है, उसके हिसाब से मैं 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए। When any one extreme of trait is favored, फिनोटाइप के बिहाफ पर सिलेक्शन हो रहा है, ये इंडिविजुअल फेवर्ड हो रहा है, दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? ये पीक उधर शिफ्ट हो जाएगा जो इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा है, या इसका अपोजिट बोलिए, ये दोनों एक्सट्रीम, सॉरी दोनों इंडिविजुअल एलिमिनेट हो रहे हैं, ये एक्सट्रीम फेवर्ड हो रहा है, तो कोई एक एक्सट्रीम का इंडिविजुअल पेरिफेरल कैरेक्टर वाला इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा है, तो पीक इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। कौन सा सिलेक्शन है? दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल सिलेक्शन। देखिएगा, पीक शिफ्ट्स इन एनी वन डायरेक्शन। कौन सा सिलेक्शन है ये? डायरेक्शनल सिलेक्शन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके पास पेपर्ड मॉथ, बिस्टन बेटुलेरिया इन इंग्लैंड। 3 जीनोटाइप, 2 फिनोटाइप, ब्लैक मॉथ, व्हाइट मॉथ। इंडस्ट्रियल मेलनिम से पहले कौन ज्यादा थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले 1850 का जो डेटा था वो क्या बोल रहा था कि व्हाइट मॉथ बहुत ज्यादा, ब्लैक बहुत कम, क्योंकि जो ट्री ट्रंक्स थे वो कैसे थे, बैकग्राउंड कैसा था? व्हाइटिस। तो व्हाइटिस बैकग्राउंड की वजह से व्हाइट मॉथ क्या हो गई? हाइड होगी, कैमोफ्लेज शो कर दिया, उनके लिए कंडीशन सूटेबल थी, दैट्स व्हाई दे सर्वाइव्ड एंड प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी, तो उनका नंबर ज्यादा, ब्लैक रेयर। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, लाइकेंस की ग्रोथ ट्री ट्रंक से खत्म होती गई, ठीक है, जो स्मोक रिलीज हो रहा था फैक्ट्रीज वगैरह से, इट ऑल्सो गॉट डिपॉजिटेड ऑन ट्री ट्रंक्स टर्निंग देम ब्लैक, तो बैकग्राउंड कैसा हो गया? डार्क, मेरी शर्ट की तरह। अब इस पर अगर डार्क कलर की मोथ बैठेगी, ब्लैक कलर की, और एक व्हाइट मोथ भी अगर इस पर बैठती है, व्हाइट है नहीं मेरे पास कुछ, ठीक है, तो किसको प्रीडेटर इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा? व्हाइट, कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड हो गया उसके लिए, तो व्हाइट का प्रीडेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन कम हो गया। तो 1850 से 1920 में आइए, क्या होता जाएगा? व्हाइट मॉथ का नंबर कम होता गया और ब्लैक मॉथ डोमिनेट कर गई, उसका नंबर बढ़ता चला गया। कौन सा सिलेक्शन है ये? इधर का पीक इधर शिफ्ट हो गया, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। ठीक, आगे बढ़िए। व्हेन एवरेज करेक्टर इंडिविजुअल गेट सेलेक्टेड, इस टाइप के सिलेक्शन को देखिए। हाँ जी, एक सेकंड पॉसिबिलिटी है कि एवरेज करेक्टर इंडिविजुअल फेवर्ड हो और दोनों एक्सट्रीम क्या हो? एलिमिनेट, जैसा इस क्वेश्चन में था। ठीक है, एवरेज विंग्ड इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा था और लार्ज साइज और स्मॉल साइज विंग वाले एलिमिनेट हो रहे थे, तो ऐसे में क्या होगा? यहां पीक नीचे आएगा, इधर भी नीचे आएगा, और इधर पीक ऊपर जाएगा, तो पीक कैसा हो जाएगा? नैरो एंड हायर। नैरो एंड हायर होना है कि मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर्स मीन करेक्टर वैल्यू, ये मीन वैल्यू है, इसके आसपास करेक्टर रखने वाले इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसको स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। कौन सा सिलेक्शन? स्टेबिलाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्यों? यहां पर मीन वैल्यू जो रही, मीन वैल्यू क्या रही? चेंज हुई या स्टेबल रही? स्टेबल, मीन वैल्यू स्टेबल रही। मीन वैल्यू कब चेंज होगी? मीन वैल्यू चेंज होगी जब ये पीक शिफ्ट होगा, यहां चेंज हुई, यहां मीन वैल्यू चेंज हुई, लेकिन यहां मीन वैल्यू स्टेबल रहा, दैट्स व्हाई इसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। थर्ड कैटेगरी में आपको सुनाता हूं, एक थर्ड पॉसिबिलिटी और बनती है यहां पर, और वो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल स्टेबलाइजिंग का अपोजिट आप मानकर चलिए। ठीक है, ये एवरेज कंडक्टर इंडिविजुअल एलिमिनेट हो और दोनों पेरिफेरल कंडक्टर वाले इंडिविजुअल सेलेक्ट हो एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा? इधर भी पीक बनेगा और यहां भी पीक बनेगा, लेकिन एवरेज करेक्टर इंडिविजुअल एलिमिनेट हो रहा है तो यहां से पीक नीचे आ जाएगा। इसका मतलब 1 पीक किसमें स्प्लिट हो गया? 2 पीक में। ठीक है, डिसरप्ट हो गया 1 पीक 2 पीक में, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिसरप्टिव और डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। डिसरप्टिव और डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। ठीक है, ये 3 टाइप के हो गए आपके नेचुरल सिलेक्शन। अब मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे आता हूं, थोड़ा लैंग्वेज गेम है, आप पकड़िए फटाफट। When more number of individual acquires mean character value, then that kind of selection is called, बोलो कौन सा सिलेक्शन होगा तीनों में से?
stabilizing selection. When more number of individual acquires characters other than mean value, mean value को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई character acquire करे, either this one or this one, कोई एक peripheral character, दोनों में से एक, कौन सा selection? Directional. When more number of individual acquires characters other than mean value at both ends of the curve, जहां पूरा लिखा है at both ends of the curve, इधर भी और इधर भी, then this is called disruptive or diversifying selection.